हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याय नेक्सस। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और कैसे सॉल्व करना है, जो कि लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। और चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे बेसिक क्या होता है प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन के लिए कि आपको सबसे पहले दिया रहेगा एक प्रिंसिपल और फैक्ट। तो जो आपके लिए प्रिंसिपल है वही आपके लिए सबसे बड़ा ज्ञान है। इसमें आपको उससे अधिक ना कुछ अपना ब्रेन अप्लाई करना है, ना अपने अंदर के वकील को जगाना है। तो आपके लिए जो कुछ भी है वो है प्रिंसिपल। उसी प्रिंसिपल को आपने फैक्ट पे अप्लाई करना है, और फैक्ट पे अप्लाई करने के बाद जो आपको करेक्ट ऑप्शन सही लग रहा है उसको टिक करना है। ठीक है, आपको अपने अंदर का वकील नहीं जगाना है। इसमें अपने अंदर का वकील आप लॉ स्कूल में जाने के बाद जगा लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 86, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है। The power of Indian Parliament to amend the Constitution is limited to the extent that Parliament cannot amend the basic structure of the Constitution. Explanation: Basic structure means inherent core characteristics of the Indian Constitution. अब क्या बोल रहा है कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है वो इतना ही है कि वो सब कुछ अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर के। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का सब कुछ अमेंड कर सकता है। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर इनहेरेंट कोर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है, डेमोक्रेसी की बात कर सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। नाउ फैक्ट क्या दिया हुआ है, Indian Constitution declares that India is a democratic state. Parliament decides to amend it and change it to the state that India is a monarchy. This was challenged by the advocates before the Supreme Court. What will be the outcome of the case? अब फैक्ट में दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक स्टेट डिफाइन करता है हमारे कंट्री को, और पार्लियामेंट में इसे अमेंड करके मोनार्की कर दिया। तो ये चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में बाय द एडवोकेट्स। अब जो डेमोक्रेसी क्या हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, कोर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारा यहाँ प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी। अब इसे बदल के अगर हम राजतंत्र कर देंगे तो ये वॉलेशन हो जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो अब ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। कोर्ट विल स्ट्राइक डाउन द एफर्ट एज द पार्लियामेंट डज नॉट हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए पहला क्वेश्चन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या बोलता है, पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नो ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ द अबव। ये देखते हैं आगे। ऑप्शन सी क्या है, कोर्ट विल नॉट एंटरटेन द पिटिशन एज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर द सोल जुरिसडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ऐसा भी नहीं है कि पार्लियामेंट के सोल जुरिसडिक्शन में है। फिर से वही बात, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है बशर्ते कि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, मतलब कि कोर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको ना छुए, उसको अमेंड ना करे। तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या बोलता है, कोर्ट विल स्ट्राइक डाउन द एफर्ट एज द पार्लियामेंट डज नॉट हैव पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोर्ट कह देगा कि नहीं, ये जो आपने अमेंडमेंट किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है? क्योंकि आपके पास ये पावर है ही नहीं कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड कर सके। तो जहाँ पे ऑप्शन बी होगा वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन को। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे दो प्रिंसिपल दिया गया है। डैमिनम साइन इंजूरिया मीन्स डैमेज विच इज़ नॉट कपल्ड विथ एन अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस विथ अ पर्सनस लॉफुल राइट। प्रिंसिपल 2 क्या बोला गया है, इंजूरिया साइन डैमिनम means the infringement of an absolute private right without any actual loss or damage. The person whose right is infringed has a cause of action. अब देखिए दो लीगल मैक्सिम है। पहला क्या बोलता है, डैमिनम साइन इंजूरिया। दूसरा बोलता है इंजूरिया साइन डैमिनम। तो डैमिनम साइन इंजूरिया जो कि प्रिंसिपल 1 में दिया गया है, इसका क्या मतलब है, देयर इज अ डैमेज बट देयर इज नो इंजरी। ओके, अब इंजरी कैसी होनी चाहिए, लीगल। देयर इज़ अ डैमेज बट देयर इज़ नो लीगल इंजरी। ओके, सपोज एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, राम है और एक श्याम है।
राम की एक मिठाई की दुकान है और उसी के जो कि बहुत चलती है, बहुत अच्छी दुकान है, बहुत फेमस दुकान है। राम के ही बगल में ठीक श्याम ने भी एक दुकान खोल दी मिठाई की। अब जो श्याम की दुकान है मिठाई की वो बहुत ज़्यादा चलने लगी, राम की दुकान से भी बहुत अच्छी चलने लगी, उसकी बिक्री बहुत अच्छी होने लगी। अब यहाँ पे राम को तो नुकसान हो गया ना, उसका लॉस हो रहा है, उसका मुनाफा नहीं हो पा रहा है। पर राम को डैमेज तो हुआ, बट किसी भी तरह से उसका कोई भी लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। ठीक है, राम का लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, क्योंकि श्याम के पास भी उतना ही अधिकार है दुकान खोलने का जितना राम के पास है। तो ये होता है डैमनम साइन इंजूरिया। अब बात करते हैं इंजूरिया साइन डैमनम। मतलब देयर इज़ एन लीगल इंजरी बट देयर इज़ नो डैमेज। लीगल इंजरी हुई है बट डैमेज नहीं हुआ है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ए एक इंडिया का सिटीज़न है जिसको वोट करने का पूरा पूरा अधिकार है, वो लीगल है, वो उसकी एज पूरी हो चुकी है, उसको सब कुछ अधिकार मिला हुआ है। बट जब वो वोट करने जाता है तो इलेक्टोरल ऑफिसर जो होता है वो उसे वोट करने नहीं देता है अपने पर्सनल रीजन्स के कारण। अब यहाँ पे जो ए है वो वोट नहीं कर पाता है, पर ए जिसको वोट करना चाहता था वही कैंडिडेट इलेक्शन में जीतता है। यहाँ पे ए का कोई डैमेज हुआ नहीं, क्योंकि वो तो जिसको वोट करना चाहता था वो तो जीत गया। बट यहाँ पे जो उसकी लीगल इंजरी है वो इन्फ्रिंज हुई है, तो डैट इज़ इंजूरिया साइन डैमनम। ओके, नाउ समझ गए आप। अब हम फैक्ट देखते हैं। Raj was the owner of a sugar mill in the state of Uttar Pradesh. He has been using water from a stream for about 60 years. Roshan, the neighbors to Raj mill, dug a well in his land for ensuring regular water supply in his factory. The well drew huge quantity of water which diminished the supply of water to Raj mill. Raj sued Roshan in the court of law for damages. Okay, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि राज एक ओनर है शुगर मिल का यूपी में, वो पानी निकाल रहा है स्ट्रीम से फॉर अबाउट 60 ईयर। रोशन उसका नेबर है जिसका मिल है, उसने अपने ज़मीन में, अपने लैंड में, ठीक है, उसके वाटर सप्लाई पूरा करने के लिए उसके फैक्ट्री में कुआं खन दिया, और उसके इस कुआं से पानी निकलने से जो राज के मिल का सप्लाई था वो कम हो गया। ठीक है, तो अब राज को पानी कम मिलने लगा, तो राज ने इसको केस कर दिया। अब देखिए क्या बोलता है कोर्ट। चलिए अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है, रोशन इज नॉट लायबल इवन दो राज सफर्ड लॉस। रोशन हैड मेरिली एक्सरसाइज्ड लीगल राइट टू डिग द वेल इन हिज ओन लैंड। रोशन इज लायबल फॉर द लॉस सफर्ड बाय राज as Raj had been using the water from the stream for 60 years. Roshan is liable for the loss suffered by Raj as Roshan had malified intention to deprive Raj from getting the water from the stream. Roshan is not liable as he did not know that by digging the well in his factory the water supply to Raj mill would be hampered. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहला रोशन ने वेल कहाँ डिग किया, अपने लैंड में। उसके किसी इंटेंशन की बात की गई है नहीं, उसका इंटेंशन सिर्फ इतना था कि उसके फैक्ट्री में जो पानी की मात्रा है वो बराबर पहुंच सके। ठीक, अब यहाँ पे जो मैक्सिमम अप्लाई होती है वो होती है डैमनम साइन इंजूरिया। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा जो कहता था प्रिंसिपल 1 डेट इज डैमनम साइन इंजूरिया, मतलब डैमेज तो हुआ है राज को बट किसी भी तरह की उसकी लीगल इंजरी इन्फ्रेंस नहीं हुई है। ओके, क्योंकि रोशन ने अपने लीगल राइट का ही पूरा उपयोग किया है, अपने लीगल लॉफुल तरीके से ही अपने लैंड में वेल डिग किया है और उसे पानी एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम अप्लाई होगी डैमनम साइन इंजूरिया। देयर इज अ डैमेज बट देयर इज नो लीगल इंजरी टू राज। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ए, रोशन इज नॉट लायबल इवन दो राज सफर्ड लॉस, क्योंकि रोशन हैड मेरिली एक्सरसाइज्ड लीगल राइट टू डिग द वेल इन हिज ओन लैंड। रोशन बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा राज के लॉस सफर करने से, क्योंकि रोशन ने अपना जो लीगल राइट है, उसका लीगल अधिकार है पूरा कि वो अपने लैंड में कुआं खन सके, कुछ भी कर सके उसके लैंड में। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे भी दो प्रिंसिपल दिए गए हैं, क्या क्या चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल 1, a proposal may be revoked by the lapse of time prescribed in such proposal for acceptance, or if no such time is so prescribed by the lapse of a reasonable time without communication of acceptance. अब ये क्या बोलता है, ये बेसिकली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। ठीक, ये क्या बोलता है, a proposal may be revoked by the lapse of time prescribed in such proposal for acceptance, और
if no such time is so prescribed by the lapse of reasonable time without communication of acceptance. अब देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, बेसिक ऑफ लॉ है, आप थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, मैं समझाते जाऊँगा। तो सबसे पहले होता है ऑफ़र, ठीक है, कोई भी किसी को ऑफ़र देता है, प्रस्तावना, और फिर उस ऑफ़र का क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस। ठीक, ऑफ़र और प्रपोज़ल दोनों एक ही चीज़ है, आप एक ही समझिए अभी, ठीक है, इस लेवल पे। तो कोई किसी को प्रपोज़ल देता है और वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक, अब एक्सेप्टेंस का कैसे होगा कि एक्सेप्ट हो गया, उस एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करेगा वो तब ना सामने वाले को कि हाँ भाई मैंने आपका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी को आज ऑफ़र दिया और वो 10 साल बाद मुझे एक्सेप्टेंस दे रहा है, नहीं। अगर प्रपोज़ल में लिखा है कि आप मुझे फ़ला दिन में 10 दिन में बताइए कि आपको ये ऑफ़र मंजूर है कि नहीं, एक क्राइटेरिया तो वो हो गई। या दूसरा रीज़नेबल टाइम होता है, अब डिपेंड करता है ऑफ़र से ऑफ़र में। अब सपोज़ करिए, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। राम की एक शॉप है राशन की, किराने की दुकान है, और श्याम एक होलसेलर है। ठीक, राम के यहाँ चाहिए 50 किलो चीनी। राम ने ऑफ़र दिया कि मैं आपके यहाँ से 50 किलो चीनी खरीदने चाहता हूँ, क्या आप मुझे उपलब्ध कराएंगे। अब होलसेलर के पास गया, अब होलसेलर ने अगर कह दिया कि हाँ मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, तो ये ऑफ़र हुआ, ऑफ़र का एक्सेप्टेंस हुआ और कम्युनिकेशन हुआ एक्सेप्टेंस का। ठीक, तो ये बना एक कॉन्ट्रैक्ट, सपोज़ करिए अभी आप। ठीक, और अगर अब यही होलसेलर कह दें, यहाँ पे राम ने ऑफ़र दिया कि मुझे 50 किलो चीनी चाहिए, होलसेलर ने कुछ बोला ही नहीं, अरे 1 दिन 2 दिन 10 दिन नहीं बोला। अब राम की तो दुकान है ना, वो किसी और होलसेलर के पास जाएगा। यहाँ पे रीज़नेबल टाइम में रिप्लाई नहीं देने से होलसेलर का जो वो था एक्सेप्टेंस का टाइम था वो ख़त्म हो गया। तो ये बोलता है हमारा प्रिंसिपल 1। नाउ प्रिंसिपल 2 क्या बोलता है, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। अब क्या बोलता है, अब यहाँ पे होलसेलर को अपना एक्सेप्टेंस देना है। ठीक, तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा, व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। जैसे ही उसने मान लीजिए वो बाई पोस्ट एक्सेप्टेंस दे रहा है, उसने चिट्ठी डाल दी तो ट्रांसमिशन में आ गया, तो हम मान लेंगे कि जो उसके तरफ से जो कम्युनिकेशन का एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखा है इसमें, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ठीक, अब प्रपोजल, जिसने प्रपोजल दिया है उसके नॉलेज में तो आना चाहिए ना एक्सेप्टेंस। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका फैक्ट क्या दिया हुआ है। ए ऑफर टू सेल इज मर्सिडीज टू बी फॉर ₹15,000। ठीक है, हम इसे ब्रेक कर करके समझेंगे। ए ने क्या ऑफ़र किया कि बी को अपनी मर्सिडीज बेचेगा, कितने रुपए के लिए, 15,000 के लिए। ठीक, ए सेंट इज ऑफर बाई पोस्ट ऑन जुलाई 13, 2013 wherein it was stated that the offer must be accepted within a week। तो ए ने अपना दिया जुलाई 13, 2013 को और बताया कि भैया 1 हफ्ते के अंदर जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। बी रिसीव द लेटर ऑन जुलाई 15, 2013 एंड ऑन द सेम डे ही पोस्ट हिज एसेंट वाया मेल। ठीक, जुलाई 15 को मिला और उसी दिन उसने मेल कर दिया। एज देयर वॉज ए स्ट्राइक बाय द पोस्टल एम्प्लॉई द लेटर कुड नॉट रीच ए टिल अगस्त 13, 2013। अब अगस्त 13 लगभग 1 महीने तक लेटर ए के पास नहीं पहुंच पाया। ऑन अगस्त 5, 2013 आफ्टर वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 3 वीक्स फॉर रिप्लाई ए सोल्ड हिज मर्सिडीज टू सी। अब 5 अगस्त को ए बहुत दिनों तक रिप्लाई का इंतजार किया, तो उसने अपनी मर्सिडीज किसको भेज दी, सी को भेज दी। अब बी ने एक्शन ले लिया फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बी ने किसका ऑप्शन ले लिया, फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या अप्लाई होगा। अब देखिए सबसे पहले फैक्ट को समझ लेते हैं हम। ए ने बी को बोला कि मुझे अपनी मर्सिडीज़ तुम्हें बेचनी है 15,000 रुपये में। अपना ऑफ़र पोस्ट के थ्रू दे दिया जुलाई 13 को और कहा कि 1 हफ्ते में एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। बी जुलाई 15 को मिला और बी ने मेल किया। हड़ताल थी पोस्टल एम्प्लॉयज़ की, तो उसको लेटर नहीं मिल पाया। ठीक, और अगस्त 5 को ए ने अपनी मर्सिडीज़ किसी थर्ड पर्सन को बेच दी। अब ठीक है, अब इसने यहाँ पे उसने सेल कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई करना है। ठीक, अब प्रिंसिपल 1 हमारा क्या करता है, अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर एक्सेप्टेंस और इफ नो सच टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस।
अगर एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन रीजनेबल टाइम में ना हो तो प्रपोजल लैप्स कर जाता है, या तो प्रिस्क्राइब टाइम में ना हो तो प्रपोजल लैप्स कर सकता है। और प्रिंसिपल 2 में क्या दिया हुआ है, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। जैसे ही उस दूसरी पार्टी ने ट्रांसमिशन में डाला, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, जैसे ही अब बी ने लेटर मेल पोस्ट किया यहाँ पे कि मुझे मंजूर है, वैसे ही जो है वो एक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। हमारे प्रिंसिपल 2 में साफ साफ लिखा है। ठीक है, व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ठीक, नाउ अब जब साफ साफ इसमें हमारे उसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल 2 में कि जैसे ही उसने डाला पोस्ट, जैसे ही उसने अपना एक्सेप्टेंस का पोस्ट डाला, अपना मोशन में आया उसका एक्सेप्टेंस किसी भी तरीके से, वैसे ही कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। तो प्रिंसिपल के हिसाब से साफ साफ ए इज़ गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर यहाँ पे अगर हम तीनों ऑप्शन देखें फटाफट, तो ए इज़ नॉट गिल्टी, ए इज़ नॉट गिल्टी, ए इज़ नॉट गिल्टी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, यानी नन ऑफ द अबव। सो इस तरीके से हम प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियोस बनाऊं और प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको इस तरह के और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, टिल देन, जय हिंद, गुड बाय।